आवाज़ नहीं आ रही किसी को? आवाज़ में दिक्कत है? मोबाइल की आवाज़ नहीं बढ़ा सकते हो? या उसमें भी पैसे खर्च होते हैं तुम्हारे? हैं बेटा? जब बटन दबाने पैसे खर्च हो जाते हैं। आवाज़ नहीं आ रही? साउंड तेज करवा दें? बेटा मेरी आवाज़ ऐसी है, सॉरी, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। इससे ज़्यादा चीख नहीं पाऊँगा, सॉरी बेटा। अगर तुम्हारे कानों में दिक्कत है, कोई और समस्या है, तो मोबाइल की आवाज़ बढ़ा लो, या फिर मैं बोल देता हूँ थोड़ा आवाज़ तेज़ करवा देते हैं, है ना? अरे साउंड तेज़ करवा दें अगर कहो तो, लो मैं बोल देता हूँ। आई चलो बेटा, हो रही है तेज, बोल दिया मैंने, साउंड तेज करवा रहा है, हो जाएगी तेज, है ना? हाँ, याद रखना, अगर पेपर में पूछता है कि सर नाबार्ड का कार्य क्या रहता है, तो आप याद रखेंगे नाबार्ड क्या करता है बच्चों, हमारे ग्रामीण बैंकों को देख रेख करने वाला, ग्रामीण बैंकों की देख रेख और उनको नियंत्रित करने का कार्य यही करता है। कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है ना, कि भारत में ग्रामीण बैंकों की देख रेख और नियंत्रण कौन करता है, कौन देख रेख करता है और कौन उनको कंट्रोल करता है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? नाबार्ड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना? चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो। लगाना बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर लगाना, क्या लगाएंगे? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इनमें से करों में से कौन सा कर है जिसका प्रभाव उसी पर पड़ेगा जिसके लिए यह कानूनी रूप से लगाया है? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, जरा बताएं। जल्दी बोलो सारे बच्चे, फटाफट जल्दी बोलो, फटाफट। क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? अब तो आवाज़ सही हो गई होगी, अब तो ठीक आ गई होगी। हम्म चलो बताओ, इनमें से कौन सा टैक्स है जो उसी पर लगेगा जिसके, इस मतलब उसी से, उसी के ऊपर प्रभाव डालेगा जिसके ऊपर लगाया गया है? तो बच्चों याद रखना, कर दो प्रकार के हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष, एक होते हैं अप्रत्यक्ष, है ना? तो यहाँ पे याद रखना वो है हमारा प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? ये ऐसे कर होते हैं जिसके ऊपर लगेगा उसी को इसका भुगतान करना पड़ता है, यानी कि इनका बोझ किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर हम शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे कर जिनको हम अन्य व्यक्ति पे नहीं स्थानांतरित कर पाएंगे उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष कर, और जो स्थानांतरित हो सकते हैं वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष कर, है ना? दो प्रकार के टैक्स होते हैं। अगर मैं इनके उदाहरण बोलूं तो कुछ एग्जाम्पल हैं, याद रखना, जैसे आयकर, पेपर में ऐसे ही पूछ लेगा, आयकर कैसा टैक्स है? निगम कर, ऐसे ही पूछ लेगा, निगम कर कैसा कर है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है उपहार कर, ये किस प्रकार का कर है ना? ऐसे ही पूछ लेता है संपत्ति या संपदा कर, ये कैसा कर है? ये सब ये प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति या संपदा कर जिसे बोलते हैं वेल्थ टैक्स, जो अब खत्म हो गया है, ये सब क्या है? ये सब हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं। अगर ऐसी पेपर में आ जाता है कि अप्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष करों में भी याद रखना, जैसे सीमा शुल्क, है ना, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, और एक बहुत ही शानदार जिसका नाम आप जानते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी के रूप में जानते हैं। तो ये क्या है बच्चों? सब अप्रत्यक्ष कर है ना? याद रखेंगे, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ भाई, एक मिनट रुक जाओ, चेक करवा लेते हैं बेटा, आवाज की दिक्कत है तो चेक करवा रहे हैं, वेट करो, वेट करो। कर रहे हैं भाई, चेक कर रहे हैं, आवाज चेक कर रहे हैं। देखो अब आई, अब आई आवाज, ठीक आ रही है? बेटा हमारी तरफ से आवाज़ सही है, अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है, कृपया करके मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ाएं या मोबाइल को परिवर्तन करें। मुझे लगता है हो सकता है मोबाइल में दिक्कत है फिर आपके, या तो क्योंकि यहाँ पे सबको सही आ रही है आवाज़, यहाँ पे भी चेक कर लिया गया है, ठीक है? अब देखो आ रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ, साउंड क्लियर है। तो जिनको दिक्कत है कृपया करके दोबारा से वीडियो को ज्वाइन कर लें, है ना? चलो आओ इस क्वेश्चन का आंसर दो।
निम्न में से किस वर्ष भारत में बजट प्रणाली पहली बार शुरू की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में आंसर। अब ठीक हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया। 1867, 1897, 1860 और 1890। जल्दी बोलो सारे बच्चे फटाफट, क्या लगाएंगे आंसर इस क्वेश्चन का? हाँ भाई, क्या लगाएंगे? चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो भाई, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई देखिए, अगर बात करें कि हमारे भारत में पहली बार बजट प्रणाली कब आई, तो याद रखना 1860। तो 1860 में हमारे देश में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा बजट पेश किया गया। और अंग्रेजों के द्वारा पेश करने की बात करा जाए तो 1860 में पहली बार एक अंग्रेज था, इसका नाम याद रखेंगे, जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन ने भारत में 1860 में पहली बार बजट पेश किया था। तो पेपर में अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली बार बजट पेश किसके द्वारा किया गया, तो आप याद रखना जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में बजट पेश किया गया था, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, लगाओ इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, बताओ क्या लगाएंगे आंसर? आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, ये तीसरी है, तिहाई नहीं है, तीसरी पंचवर्षीय योजना लिखा है। बताओ बच्चों क्या होगा आंसर? आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किसकी तरफ जाना चाहिए? क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए? क्या लगाएंगे बताओ? ये क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा करेगा सही। हम्म चलिए, तो बच्चों याद रखना, अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बोलें, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सही भी लिखा है। आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि चौथी पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य के रूप में जाना जाता है, याद रखना। एक्चुअली अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार आत्मनिर्भरता को लेकर कब बात करी गई, तो वो आंसर है तीसरी। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि पहली बार आत्मनिर्भरता को लेकर पहली बार आत्मनिर्भरता शब्द कब आया, पहली बार आत्मनिर्भर को लेके बात करी गई है, तो पहली बार आत्मनिर्भरता अगर पूछेगा तो आंसर लगाएंगे तीसरा। लेकिन आत्मनिर्भरता के साथ हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है प्रगतिशील उपलब्धि, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में से जाना जाता है ना। और चौथी का टाइम याद रखना, 1969 में आई थी बच्चों ये, और 1974 तक ये योजना हमारी देखने को नजर आती है। ये वही योजना है जिसमें बच्चों याद रखिएगा हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना, 1969 में यही तो हुआ था, याद है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी समय ही किया गया था। और इस समय हमारे देश में जब इस योजना को लाया गया था, इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर रही थी, यानी कि इंदिरा गांधी जी की सरकार यहाँ पे देखने को नजर आती है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, पढ़ो। लो भाई, तो जीएसटी का क्वेश्चन आ गया, पढ़िए। निम्न में से कौन जीएसटी के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, बताओ बच्चों, इनमें से किसे जीएसटी के अध्यक्ष के रूप में हम देखते हैं? कौन है जो जीएसटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, बताइए। वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में। अब देखो ऑप्शन कैसे दिए हैं, सारे तुम्हारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे रेलवे के एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन भी हैं, ये ग्रुप डी की परीक्षा में भी आए हुए क्वेश्चन है, और भी अन्य जो रेलवे की परीक्षा है उसमें पूछे गए प्रश्न है ये। बहुत बढ़िया। तो हमें पता है कि भैया जीएसटी जो परिषद होता है, जीएसटी परिषद क्या है बच्चों, देखो जरा जीएसटी परिषद का पोस्टमार्टम कर दो। भाई जीएसटी परिषद एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी परिषद है जो कि जीएसटी से संबंधित सारी चीजों के लिए उत्तरदायी होता है ना। याद रखना, जीएसटी परिषद के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर अनुच्छेद संख्या 279 ए में लिखा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसका अध्यक्ष अगर बोला जाए तो इसका अध्यक्ष हमेशा देश का वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो आंसर तो मिल ही गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई जीएसटी में परिषद के कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसके बच्चों 33 सदस्य हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसके 33 सदस्य हैं। अगर मान लो पेपर में पूछ ले, बताओ जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, भाई कोई तो होगा। जब जीएसटी परिषद को लाया गया अध्यक्ष, तो याद रखना अरुण जेटली।
अरुण जेटली जी का नाम सुने होंगे। जब 2016 में जीएसटी परिषद को बनाया गया तो अरुण जेटली जी हमारे देश के वित्त मंत्री थे और वही थे इसके पहले अध्यक्ष, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में कौन हो गया? वर्तमान में आप जानते हैं वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी, है ना। तो आंसर हो जाएगा वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निर्मला सीतारमन जी हैं, याद रखिएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए। लगाओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएमए एक्ट को संसद द्वारा कब मंजूरी दी गई? बच्चों एक कानून है ये, एफआरबीएमए एक्ट का फुल फॉर्म भी याद रखना, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ये फुल फॉर्म याद रखेंगे। याद रखना इसे सन 2003 में हमारे देश में लाया गया था। कब लाया गया था? सन 2003 में हमारे देश में से लाया गया था। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कब आया, तो आप इसे याद करो, आगे बढ़ जाओ। 2003 में भारत सरकार के द्वारा एफआरबीएमए एक्ट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, बताओ चलो। किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं भारतीय बैंकों द्वारा केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में केसीसी के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हो तो इस साल के बजट में केसीसी को लेकर कुछ बदलाव किया गया है ना। चलो वो बदलाव किया गया है, क्या हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को कब लाया गया? बताओ किस ईयर में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लाया गया था? हाँ जी, वेरी गुड। याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, और इस साल आने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं क्योंकि करंट अफेयर्स में इसका यूज़ देखने को मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड को हमारे देश में 1998 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया और अभी हाल ही में बजट में भारत सरकार ने इसकी सीमा को कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए कर दिया है। क्लियर? अगर पेपर में पूछे कि बताओ वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा कितनी है, इसकी लिमिट कितनी है, किसानों को अब कितना लोन मिलेगा इसके तहत, तो उससे जो है 5 लाख कर दिया गया है। अभी इसी साल के बजट में भारत सरकार के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था। शायद आपने बजट पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा ये बातें, है ना। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन देखो यहाँ से जुड़ सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में बजट में भारत सरकार ने केसीसी की लिमिट 5 लाख कर दी है, बताओ केसीसी को कब लाया गया? तो आपको याद हो गया है ना, 1998 में लाया गया, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, लगाओ इस क्वेश्चन का आंसर। हम्म, पढ़िए क्या लगाएंगे। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बताओ। बोलो भाई। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सीधी सी बात है, रेलवे भाई, अगर देखा जाए तो रेलवे तो एक सेवा क्षेत्र में है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो आपको अच्छे से पता होना भी चाहिए, है ना। याद रखना। अच्छा एक बात और बताओ चलो, इस क्वेश्चन में अगर मान लो पूछ लिया जाए कि ये तो नई लिमिट है ना 5 लाख, अगर पूछ ले पुरानी लिमिट बताना कितनी थी, तो याद रखना पुरानी थी, लिख देता हूँ, पता चला पेपर में उल्टा पूछ ले तो क्या करोगे, तो इसलिए आपको सारा बता देता हूँ, है ना। पुरानी लिमिट भी याद रखना, पुरानी जो लिमिट थी वो 3 लाख थी, पहले 3 लाख थी, उसे बढ़ाकर सरकार ने क्या कर दिया है? 5 लाख कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, बताओ चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। भाई सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी संपत्ति या हिस्सेदारी को बेच रही है और उसका परिसमापन कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे? यानी कि जब सरकार बच्चों क्या करती है, अपनी संपत्ति को बेचती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। पहला पुनर्पूंजीकरण, दूसरा विनिवेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तीसरा पुनर्क्रेडिटीकरण और तीसरा अविनियमन, बताओ क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए सारे बच्चे लिखो कमेंट बॉक्स में आंसर। हाँ भाई, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी बोलो फटाफट। हम्म, चलो बहुत बढ़िया। याद रखना बच्चों, जब भी सरकार अपनी संपत्ति को बेचती है
है ना। तो इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, याद रखना। तो विनिवेश ही वो प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार अपनी संपत्ति को बेचती है। ये क्वेश्चन देखो रेलवे में ही पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन बताओ। बताओ भाई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी में रखे जाते हैं? किस प्रकार के बैंकों का प्रकार है ग्रामीण बैंक? बताओ, ग्रामीण बैंकों को इनमें से कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? पहला ऑप्शन सहकारी बैंक, दूसरा ऑप्शन दिया है वाणिज्यिक बैंक, तीसरा है भुगतान बैंक, चौथा ऑप्शन दिया है लघु वित्त बैंक। चलिए चलिए जवाब दीजिए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। कमर्शियल बैंक हो गया। चलिए बोलो सारे बच्चे, क्या लगाएंगे? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बच्चों याद रखना, ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ना, इसी के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे इसी में अगर बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आते हैं। इन्हीं बैंकों में अगर बात करा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, इन्हीं में हमारे निजी क्षेत्र के बैंक आते हैं ना, प्राइवेट बैंक जिन्हें आप बोलते हो, निजी क्षेत्र के बैंक भी इसमें आते हैं, है ना। इन्हीं में हमारे ग्रामीण बैंक आते हैं, याद रखिएगा। और इन्हीं में ही हमारे विदेशी बैंक आते हैं। ये ऐसे बैंक होते हैं विदेशी बैंक जो बाहर के हैं लेकिन हमारे देश में बैंकिंग सेवा देने आए हैं, है ना। तो ये चारों के चारों ही हमारे क्या हैं? वाणिज्यिक बैंकों के उदाहरण होते हैं। तो सीधा सीधा आंसर है, ग्रामीण बैंक किस में आएंगे? ग्रामीण बैंक वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 1 मई वाले दिन, 1 मई 2025 वाले दिन क्या करा गया है? ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया। तो 1 मई 2025 के बाद से हमारे भारत में अब ग्रामीण बैंक कितने रह गए हैं बच्चों? याद रखना, अब भारत में कुल 28 ग्रामीण बैंक हैं। वन स्टेट वन आरआरबी, आपने करंट अफेयर्स में भी शायद पढ़ा होगा, है ना। एक राज्य एक ग्रामीण बैंक के तहत अब 28 ग्रामीण बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं। और पहले कितने थे? पहले ये ग्रामीण बैंक हमारे 43 थे। पहले कितने थे? 43 थे। यानी कि सरकार ने कुछ ग्रामीण बैंकों का अभी हाल ही में क्या करा है? विलय करा है। और विलय के बाद कितने हैं? हमारे 28 ग्रामीण बैंक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी आप करंट अफेयर से जोड़ के चीजों को ध्यान रखते रहें। चलो बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बोलो फटाफट। और ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा भी गया है आपके। जल्दी बताओ सारे बच्चे, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? एटीएम कार्ड जिसे हम बोलते हैं, डेबिट कार्ड। हाँ भाई। हम्म जल्दी बताइए सारे बच्चे, फटाफट क्या लगाएंगे आंसर? चलिए बिल्कुल भाई, अगर हम एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड देखेंगे तो आपने देखा होगा चार चार के चार टुकड़े होते हैं, तो इस तरीके से 16, है ना। यही बच्चों अगर पेपर में पूछता आधार नंबर कितने अंकों का होता है, तो ये तो पता है ना, आधार कार्ड पे 4 4 4 यानी कि 12 अंक होते हैं। यही अगर पेपर में पूछता है पैन कार्ड, पैन नंबर जो होता है, पैन कार्ड पे कितने अंक होते हैं, नंबर होते हैं, तो याद रखना वो 10 होते हैं, याद होने चाहिए। आधार कार्ड 12, पैन कार्ड 10 और एटीएम कार्ड हमारा 16 अंकों का होता है ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, बेरोजगारी का क्वेश्चन आया है। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो तब होती है जब एक श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी की तरफ चला जाता है। बताइए वो कौन सी बेरोजगारी है जिसमें एक व्यक्ति एक नौकरी को छोड़ता है ना, और दूसरी नौकरी को ज्वाइन करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बताओ। हाँ भाई, क्या कहेंगे आंसर? हम्म बहुत बढ़िया, सोचो भाई सोचो, सारे बच्चे लगाओ। याद रखना, उसे कहते हैं बच्चों घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी ही वो बेरोजगारी होती है जिसमें एक व्यक्ति एक नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी को ज्वाइन करता है, उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। एक बच्चे का मैं कमेंट देख रहा था, उसने बोला सर जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है? बच्चों वो भी याद कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर GSTIN पूछे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, फुल फॉर्म इसका ये होता है, तो ये 15 अंकों का होता है। कितने होता है? 15। याद रखना, 16 मत कर देना, क्योंकि उसने 16 लिखा था, 16 गलत है, 15 होता है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। पढ़िए। रोलिंग प्लान की रणनीति किस प्रधानमंत्री के काल में अपनाई गई थी? बताओ, रोलिंग प्लान कब आया, किसके समय आया? कौन थे वो व्यक्ति जिनके समय में भारत में रोलिंग प्लान को लाया गया था? लगाओ आंसर। रोलिंग प्लान पढ़ा था पंचवर्षीय योजनाओं में, रोलिंग प्लान, जल्दी बोलो सारे बच्चे, लगा दीजिए आंसर। बहुत बढ़िया।
भाई ये तो बहुत आसान है। आपको पता है जब 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 1974 में, 1978 तक चली, तो हमारी सरकार गिरी और मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। और मोरारजी देसाई जी के द्वारा ही रोलिंग प्लान को लाया गया था, जो कि हमारा कब तक चला था? 2 साल तक चला था। 2 साल तक मतलब 1978 में लाए थे और 1980 तक ये चल पाया। क्यों? क्योंकि 1980 में मोरारजी देसाई जी की सरकार गिर जाती है और फिर से इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बन जाती है ना। तो ये अब 2 साल का समय क्या कहलाता है? रोलिंग प्लान के समय के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किताब कई बार आ चुकी है, कई बार पेपर में ऐसे ही पूछ लेता है। पहला ऑप्शन दिया है एम विश्वेश्वरैया जी ने लिखी है। दूसरा ऑप्शन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तीसरा जवाहरलाल नेहरू जी। और चौथा विकल्प है बच्चों यहाँ पे महात्मा गांधी जी। जल्दी बताओ सारे बच्चे। चलिए बच्चों, याद रखना प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया एक बुक है जो हमारे एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा लिखी गई। यही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले आर्थिक नियोजन को लेके 1934 में अपने विचार रखे, और उस किताब का नाम है प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, है ना। याद रखना एम विश्वेश्वरैया कब लिखी थी? 1934 में लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। और एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में बात करा जाए तो यही वो व्यक्ति हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के सम्मान में हर साल भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इंजीनियर डे क्यों बनाते हैं? अरे इन्हीं के सम्मान में बनाते हैं क्योंकि ये जाने माने एक बहुत बड़े सिविल इंजीनियर थे। तो हर साल इंजीनियर डे, जो करंट अफेयर्स फिर से घुस गया देखो यहाँ पे, स्टैटिक जी के आ गई, 15 सितंबर को बनाते हैं, है ना। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना जरूरी है। ठीक, इंजीनियर दिवस हर साल 15 दिसंबर को बनाया, 15 सितंबर को बनाते हैं। किसके सम्मान में? विश्वेश्वरैया जी के सम्मान में, हर साल 15 सितंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, पढ़ो। हाँ बेटा आ जाता है, हर जगह आता रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो आइए जल्दी बोलो सारे बच्चे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, चलो बच्चों लगाओ आंसर, क्या लगाएंगे फटाफट बोलो, लगाओ आंसर लगाओ। क्या लगाएंगे आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने पढ़ाई कर रखी है उसे इतना लंबा चौड़ा परिभाषा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो देखेगा अनुच्छेद 112 खेल खत्म, बजट हो गया, काम खत्म। काहे को टेंशन लेनी भाई, इतना इतना टाइम बर्बाद थोड़ी करेंगे पेपर में बैठ के। अनुच्छेद 112 में ही हमारे बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से लिखा गया है ना। तो एएफएस बोलते हैं शॉर्ट में, एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से लिखा गया है। कहाँ पे? आर्टिकल 112 में। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन है? देखते हैं कौन देता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन सावधानी के साथ जवाब दोगे तो सही जवाब दोगे। लेकिन कुछ लोग लापरवाही करते हैं और इस क्वेश्चन को आते हुए गलत कर देते हैं। देखते हैं कौन आंसर लगाएगा सही उसका। लगाओ सारे बच्चे। हरित क्रांति का जनक किसे कहेंगे? छोड़ो, हरित क्रांति का जनक कौन है? ऑप्शन देख के लगाना आंसर, जल्दी बोलो। हाँ भाई क्या लगा दें? अब यहाँ पे खेला हो गया, देखो हो गया खेला, पता था मुझे, कुछ बच्चों ने कर दिया अपना खेल खत्म। अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली कुछ बच्चों ने। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कर लिए होते हैं, इसलिए। आओ, हरित क्रांति के जनक कौन है? आंसर लगा देंगे बच्चे एम एस स्वामीनाथन। जैसे ही एम एस स्वामीनाथन लगाएंगे नंबर तो आएंगे लेकिन माइनस में आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने तुमसे पूछा था कि इंडिया में बताओ, उसने तो पूछा हरित क्रांति का जनक कौन। अरे तो विश्व में बात करेगा ना, जब क्वेश्चन लिखेगा तो आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। याद रखना, पूरे संसार में नॉर्मन बोरलॉग को ही कहते हैं हरित क्रांति का जनक। जब तक वो भारत नहीं लिखेगा तो तुम अपना दादागिरी या दिमाग नहीं लगाओगे भैया। जब तक वो लिखेगा नहीं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत लिखने के बाद एम एस स्वामीनाथन। अगर खाली हरित क्रांति के जनक तो ऑटोमेटिक विश्व की बात हो रही है, ऑटोमेटिक संसार की बात हो रही है। ठीक है, तो आप हरित क्रांति के प्रवर्तक पूछा है तो नॉर्मन बोरलॉग आंसर होगा, ना कि स्वामीनाथन जी लगा दोगे। मुझे पता था बहुत से बच्चों ने गड़बड़ करी होगी, तो भैया ऐसे सावधानी से जवाब देना है ना। चलो आओ अगला क्वेश्चन। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। भारतीय नियोजन के वास्तुकार, खत्म, बताओ।
बच्चों यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पेपर में सावधानी के साथ देखनी पड़ती हैं, आंखों का ढक्कन खोल के लगाना पड़ता है ऑप्शन। पता रहा जल्दी जल्दी में हम भावनाओं में बह गए और भावनाओं में बहते ही आपका ही नुकसान हो जाता है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है पेपर में बच्चों। भारतीय नियोजन के वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, हमारे देश में इनमें से एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने में अपना योगदान दिया। और आप जानते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना महालानोबिस मॉडल पर आधारित है ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को बनाने का श्रेय किसके हवाले है? हमारे महालानोबिस। तो पीसी महालानोबिस जी को ही हम क्या कहते हैं? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जानते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है पेपर में। वो कौन सी संस्था है जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं को पास करती है? लगाना बच्चों आंसर, क्या लगाएंगे? पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च संस्थान। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, लोकसभा, राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यसभा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सही लिख रहे हैं। याद रखना राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम एनडीसी के नाम से जानते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यही वो संस्थाएं हैं जो भारत सरकार योजना आयोग के द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को पास करने का कार्य करती थी कि उसे लागू करना है या नहीं लागू करना है। एक काम और याद रखना, इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो रट्टा मार लो। क्या? पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? चाहे कुछ याद रखो मत रखो, इसका जन्मदिन याद कर लेना, 6 अगस्त 1952 तारीख के साथ आता है पेपर में क्वेश्चन। अपना बर्थडे भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घर वाले याद दिला देंगे, लेकिन पेपर में इसका बर्थडे भूल गए तो अध्यक्ष पूछे, चाहे नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे, चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पूछे, तीनों का अध्यक्ष याद रखो हमेशा देश का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का, राष्ट्रीय परिषद, विकास परिषद का और नीति आयोग का, याद रखिएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटते सुसंगत क्रम में व्यवस्थित करो। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? इसको हमें सही तरीके से लगाना है, जल्दीबाजी मत करना, घटनाओं के अनुसार लगाना है ना। ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हैं, लगाओ। अब ये बहुत आसान है ना, ये बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी घटना कब घटी है। पढ़ो जल्दी से। पहला, महालानोबिस मॉडल, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ इशारा कर रहा है, लिख दें आगे। भाई ये तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में आई थी, 1956 से 1961, है ना। योजना अवकाश, योजना छुट्टी मतलब योजना अवकाश कब हुआ था? 1966 में हुआ था। 3 साल के लिए योजना नहीं बनाए थे। आवर्त योजना, रोलिंग प्लान, अभी बताया था 1978 से लेकर 1980 तक का समय क्या होता है? रोलिंग प्लान। अब ये कह रहे हैं क्या करें? घटते हुए क्रम में लिखना है। बच्चों घटता हुआ क्रम क्या होगा बताना जरा। अब देखो यहाँ सावधानी हटी, फिर से दुर्घटना घटी। घटता हुआ क्रम, घटता हुआ मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। अरे हाँ है ना, समझ रहे हो? हाँ हो गया खेला, मुझे पता था यहाँ पे भी बच्चों ने गड़बड़ करी होगी। पहले सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? ये है 3, उसके बाद 2, फिर 1। आंसर होगा 3 2 1। अब कुछ बच्चों ने उल्टा कर दिया होगा 1 2 3। क्यों? क्योंकि जल्दीबाजी में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वो घटते हुए पूछ रहा, तुम बढ़ते हुए में लगाई है पेपर में जाके, हो गया खेल खत्म। ये छोटी छोटी ही बातें तो हैं जो पेपर में हमें सिलेक्शन देने में दुखी कर देती हैं। पूछा था घटता हुआ, लगा के आए बढ़ता हुआ। भैया शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों पे, ठीक है। एक एक शब्द में ऐसे ही घुमाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। चलो धन्यवाद जिन बच्चों का सही था। अगला क्वेश्चन बताओ। बताइए। अमृता सेन जी का नाम सुने हैं बच्चों, जो हमारे अर्थशास्त्री भी हैं जैसे कि आपको पता है ना। तो ये कह रहे हैं कि उनके विषय में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये तो हर किसी को पता है बच्चों कि अमृता सेन जी जो है उनको क्या मिला है? योगदान मिला, वो मिला है, क्या कहते हैं उसे, नोबेल पुरस्कार मिला है ना। तो किस अर्थशास्त्र में उन्होंने कार्य करा? बताओ किस अर्थशास्त्र में उन्होंने कार्य करा? जल्दी बोलो सारे बच्चे, कौन से इकोनॉमिक्स में हमारे इन्होंने अपना योगदान दिया है? बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, अब पता भी होना चाहिए। तो बच्चों याद रखना, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अमृता सेन को 1998 में 1998 में
वेलफेयर इकोनॉमिक्स में योगदान देने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, है ना। भारत के एक जाने माने अर्थशास्त्री आप जानते ही हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, पढ़ो। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई अपने क्षेत्र के बैंकों को धन उधार देता है, अच्छा उधार लेता है लिखा है भाई, देता नहीं लेता है, उसे क्या कहेंगे जरा बताना बच्चों, जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने देश के बैंकों से उधार ले रहा है, क्या होगा आंसर, क्या लगाएंगे, प्राथमिक उधार दर, रिवर्स रेपो दर या द्वितीयक उधार दर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जल्दी बोलो, हाँ है ना। क्या लगाएंगे, उल्टा मत कर देना इस बार भी, ये सारा का सारा शब्दों का खेल है ना, याद रखिए। यहाँ कह रहे हैं आरबीआई पैसा ले रहा है तो रिवर्स रेपो दर, है ना। अगर आरबीआई पैसा दे रहा होता तो आंसर रेपो दर, अंतर है। आरबीआई ले रहा है तो रिवर्स रेपो दर हो गया, उल्टा हो गया ना, रिवर्स रेपो दर हो गया। और आरबीआई दे रहा होता तो रेपो दर हो जाता, उल्टा मत कर देना, है ना। तो यहाँ देखो पैसा लेने वाला कौन, आरबीआई, और पैसा देने वाला बैंक, इसलिए रिवर्स रेपो दर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, पढ़ो इस क्वेश्चन का नाम, आंसर दो। हम्म चलिए बताइए, निम्न में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में, बच्चों द्वितीयक क्षेत्र याद करो क्या होता है, इनमें से किसे द्वितीयक क्षेत्र में रखेंगे, बैंकिंग, चीनी कारखाना, भंडारण और परिवहन, द्वितीयक क्षेत्र बताइए क्या लगाएंगे सारे बच्चे, वेरी गुड। बच्चों द्वितीयक क्षेत्र का मतलब होता है उद्योग धंधे, जहाँ पे किसी चीज का निर्माण हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है ना। और यही कारण है द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और चीनी कारखाना क्या है भाई, चीनी का निर्माण कर रहा है, यानी कि जहाँ गन्ने से चीनी बन रही है, जिसे शुगर फैक्ट्री कहते हो, शुगर की मिलें बोलते हो, है ना। तो ये कहाँ आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। भाई बैंकिंग हो गया, ये सेवा क्षेत्र में आएगा, है ना, थर्ड वाले सेक्टर में आएगा। परिवहन हुआ, बैंकिंग हुआ, ये सब किस में आते हैं, ये सब तीसरे वाले क्षेत्र में है, थर्ड सेक्टर में, ये भी थर्ड सेक्टर में, ये भी थर्ड सेक्टर में, सब सेवा क्षेत्र में आएंगे। लेकिन ये चीनी का कारखाना किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आता है ना। चलो अगला क्वेश्चन लगाना बच्चों, क्या लगाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन देखो आते हैं पेपर में, एक आध क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, क्या फुल फॉर्म पूछ लेगा, भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभों और मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का फुल फॉर्म बताओ। अब ये मैंने आपको याद होगा, आपको क्लासेस में भी फाइल वगैरह दी है जिसमें कई सारी फुल फॉर्म थी, मैंने बोला था बच्चों याद कर लेना, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म आती हैं पेपर में, है ना। अब ऐसे आपको याद होनी चाहिए, ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है बताओ, याद है तो अच्छी बात, नहीं तो गया क्वेश्चन, जल्दी बोलो सारे बच्चे। ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होगा, देखो ये जो ईपीएफओ है ना, पीएफ पीएफ भी इसमें आता है, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कहीं लिखा है देख लो, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, खेल खत्म, 1 मिनट में आंसर। पीएफ की फुल फॉर्म पूछेगा तो भी प्रोविडेंट फंड मिल गई, ईपीएफओ में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, है ना, एक इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन बताओ। चलो भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तारीख को लागू हुआ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, उड़ा दो। बच्चों भारत में जीएसटी कब आया, जल्दी बोलो सारे बच्चे, भारत में जीएसटी कब आया, फोड़ो, लगा दो आंसर। भारत में जीएसटी कब आया, ये तो बहुत आसान है, ये तो गलती कभी नहीं करेंगे, वेरी गुड, 1 जुलाई 2017 वाले दिन हमारे देश में जीएसटी को लागू किया गया। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लो, अगर पेपर में पूछे कि जीएसटी को लाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, तो याद रखेंगे विजय केलकर कमेटी, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में। जीएसटी से संबंधित कमेटी का नाम बताओ, विजय केलकर, सन 2000 में इस कमेटी को बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगर पेपर में पूछे कि जीएसटी बिल कौन से नंबर का था जो पास हुआ था, याद रखना 122वां था, 122वां जीएसटी बिल था, है ना। अगर पूछे कि जीएसटी एक्ट कब आया था, तो याद रखेंगे 101वां जीएसटी अधिनियम, भारत में जो जीएसटी एक्ट है वो 101वां जीएसटी एक्ट था। अगर पेपर में पूछे जीएसटी कब लागू हुआ, तो तुरंत जवाब दे दोगे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। अगर पेपर में पूछे कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो याद रखना जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, याद रखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गंतव्य आधारित कर है, या इसे ही हम कहते हैं उपभोग आधारित कर है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। उपभोग आधारित कर भी जीएसटी है, गंतव्य आधारित कर भी
जीएसटी ही है, याद रखेंगे दोनों बातें, है ना। अगर पेपर में पूछे जीएसटी की कितनी दरें हैं, कितने दरें हैं जीएसटी की, तो याद रखना वर्तमान में जीएसटी की 4 दरें हैं, 5, 12, 18 और 28, है ना। याद रखना, ये सीधे सीधे जीएसटी के ताबड़तोड़ क्वेश्चन है जो पेपर में देखने को नजर आते हैं। क्लियर, छोड़ दो इन सबको, याद कर लेना, दिमाग में डाल लो इन्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाओ। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है, बताओ। बच्चों, सरकार के पास जो प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्ति और कुल खर्चा, उसका अंतर क्या कहेंगे। अब ऑप्शन देखो बच्चों, ये रेलवे का ही परीक्षा का क्वेश्चन है। वैसे सही बताऊं तो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। सही बताऊं तो उनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन ही दिए हैं रेलवे वालों ने, तो कोई तो एक मानना पड़ेगा, है ना। अब इनमें से चुनना पड़ेगा, क्या लगाएंगे। तो वैसे का वास्तव में देखा जाए, कुल राजस्व और कुल खर्चों का अंतर जो होता है वो कहलाता है बजट घाटा। क्या कहलाता है बच्चों, बजट घाटा। अब विकल्प में बजट घाटा ही ना दिया, क्या करेंगे भाई। तो एक ही घाटा बचा जो इसकी जगह ले सकता है, वो है राजकोष की घाटा, इसलिए हम राजकोष की घाटा लगाएंगे। लेकिन याद रखना, ये क्वेश्चन रेलवे का ही है, आया हुआ है, ठीक है, तो इसको ही माना जाएगा, क्योंकि इन ऑप्शनों में बजट घाटा नहीं है। अगर यहाँ पे बजट घाटा होता तो हमारा आंसर बजट घाटा होता, ये बिल्कुल सही है ना। याद रखना, पेपर में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। लो देखो, अभी मैंने 2 मिनट पहले ये बताया था, अभी देखो वही क्वेश्चन आ गया कि जीएसटी एक प्रकार का कर है। कैसा कर है जल्दी बताओ, अभी बढ़ाया था मैंने 2 मिनट पहले ही। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अब आप गलती मत करना। देखते हैं कौन बच्चा सही करेगा इस क्वेश्चन। और ऑप्शन देखो कितने खतरनाक दिए हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है और सोच समझ के आंसर देना है। लगाइए। सोच समझ के आंसर लगाना, वेरी गुड। अभी पढ़ाया था ना, गंतव्य आधारित कर है और उपभोग आधारित कर है, खेल खत्म, 1 मिनट में आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन लगाइए। इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर कौन लगाएगा। भारत में निम्न में से किस कर को माल और सेवा कर मतलब जीएसटी में शामिल नहीं करा गया। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ इनमें से कौन सा कर है जो जीएसटी के अंदर नहीं गया, जिसका विलय जीएसटी में नहीं हुआ है, कौन सा कर है। देखते हैं कौन आंसर देगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। याद रखना, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आयात निर्यात पर लगने वाला कर, सीमा शुल्क, याद रखना ये कर है जो जीएसटी के अंदर नहीं आता। और इस क्वेश्चन का बच्चा आंसर 100% लिख के ले लो, वो पेट्रोल लगा के आता है, जैसे कि आप लगा रहे हो। जिन बच्चों ने पेट्रोल लगाया उनका नंबर कटेगा। क्यों, क्यों बताता हूँ, जरा पढ़ना क्या लिखा है। पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर। अरे बच्चों, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर कौन सा कर लगता है, जरा बताओ। वर्तमान में पेट्रोल पर जीएसटी तो लगता नहीं है, कौन सा लगता है, पुराना वाला लगता है, वैट। अब मुझे बताओ, क्या वैट खत्म नहीं कर दिया जीएसटी ने। जीएसटी ने वैट तो खत्म करा ही है, जीएसटी ने वैट भी खत्म कर दिया, जीएसटी ने सेवा कर भी खत्म कर दिया, है ना। तो हो गया ना, हो गया गलत। अरे ये तो उड़ा दिया है, लेकिन कस्टम ड्यूटी अब आज भी लगती है। अगर आप देखोगे, जो हमारे आयात निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वहां पे तो लगती है, होता है नहीं होता है। तो इसलिए आंसर ये है इसका। ये छोटा सा ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा सावधानी से जवाब देने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। पेपर में गलती मत करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो फंसाते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन ही समझ लो, चलो ये लास्ट ही क्वेश्चन है मान लीजिए, है ना, ये लास्ट है। पढ़िए। विश्व का एकमात्र देश बताओ जिसने आधिकारिक रूप से सकल राष्ट्रीय खुशहाली को अपना प्रगति का संकेत माना है। बताना बच्चों क्या होगा। हाँ भाई, वो कौन सा देश है जिसने अपने देश में तरक्की का जो संकेत है, वहां पे लोगों की खुशी को माना है, खुशी को माना है, ना कि अन्य चीजों को। हाँ, यहाँ पे भी बच्चे गड़बड़ करते हैं पेपर में। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आते ही आप गलत करोगे, जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो गलत करेंगे। अब देखो, बहुत से बच्चे इसका आंसर लगाएंगे फिनलैंड। क्यों, क्योंकि उन्होंने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि सर खुशहाली के मामले में तो सबसे नंबर 1 पर खुशहाल देश फिनलैंड है ना। और फिनलैंड लगाते ही खेल खत्म हो जाएगा। अरे उसने पूछा ही नहीं विश्व का खुशहाल देश क्या है, उसने पूछा कौन सा देश अपने देश में तरक्की को लोगों की खुशी से नापते हैं। तो इसलिए आंसर भूटान है, ना कि फिनलैंड है। फिनलैंड लगाते ही नंबर तो मिलेंगे बेटा, माइनस में मिलेंगे, क्योंकि फिनलैंड
दुनिया में सबसे खुशहाल देश है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन की भाषा कह रही है किस देश ने अपने देश की तरक्की को खुशहाली में नापा है। तो खुशहाली में नापने वाला कौन है? वो हमारा भूटान है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करो, फटाफट उड़ाओ। नीति आयोग के शासी परिषद से निम्न में से कौन संबंध नहीं होता? चलो ये क्वेश्चन और कर दो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। जो नीति आयोग की शासी परिषद होती है, गवर्निंग काउंसिल, उसमें कौन नहीं है? बताओ। चलो भाई, ये अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। इसे खत्म करके आज की कक्षा को, आज की इस महामैराथन को हम विराम लगाएंगे, है ना? क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन है, बता दो। वेरी गुड। भाई देखो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि आपने पढ़ा है नीति आयोग, और नीति आयोग में कहीं दूर दूर तक राष्ट्रपति साहब का तो कोई रोल है ही नहीं, है ना? तो राष्ट्रपति साहब को काहे को दुखी कर रहे हो भाई? इन्हें लगाओ ना, इनका कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा है प्रधानमंत्री भी होते हैं नीति आयोग में, है ना? अध्यक्ष भी होते हैं, वाइस उपाध्यक्ष भी होते हैं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सब होते हैं, लेकिन वहां पे राष्ट्रपति साहब का कोई रोल नजर नहीं आता। तो आंसर हो गया राष्ट्रपति साहब जिंदाबाद। इन्हें छोड़ो, बाकी सब सही है ना? बाकी सब सदस्य हैं, लेकिन ये नहीं, है ना? चलिए, तो आज की क्लास को फिर यहीं लगाते हैं विराम, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपने आज की इस महामैराथन को अच्छे से सीखा होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और काफ़ी कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे देखी भी हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमें एकदम से गड़बड़ भी हो जाते हैं, है ना? उनको हमें संभालना है, उन्हें हमने सुधारना है, वो सब भी करना है ना? तो चलिए, इसी तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए, और इसी तरीके से हम आप सबके साथ जो है जुड़ते रहेंगे, और आने वाले समय में, है ना, आने वाले समय में भी क्या करेंगे, ऐसी मैराथन होगी, और उसके साथ आपकी पढ़ाई को मजबूत बनाएंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।